चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय जिसका नाम है अनपान विधिम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपान चतुष्क का तृतीय अध्याय है और इस अध्याय के अंतर्गत हमारे लगभग सभी आहार द्रव्यों के गुण कर्म को कहा गया है और इन गुण कर्मों को कहने के लिए ही पहले आहार द्रव्यों के 12 वर्ग बनाए हैं और फिर उन वर्गों के अंतर्गत आने वाले द्रव्यों में उनके गुण कर्म कहे गए हैं। और आज हम 7वां वर्ग यानी मध्य वर्ग का अध्ययन करेंगे और अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मध्य वर्ग के अंतर्गत मध्य क्या है उसके विषय में जानते हैं। मध्य का मतलब वे सभी द्रव्य हैं जो आसुत करके बनाए जाते हैं, यानी जब फर्मेंटेशन की जाती है और उसके पश्चात जो द्रव्य बनता है उसे मध्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के मद्यों के बारे में कहा गया है, जैसे कि सुरा, सीधु, वारुणी, आसव, अरिष्ट, यहाँ तक कि कांजी, ये सब द्रव्य मध्य वर्ग के अंतर्गत कहे गए हैं। और आयुर्वेद में मध्य बनाने के लिए अनेक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फल, फूल, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, मसाले या फिर जो ड्राई फ्रूट्स, इन सभी के द्वारा मध्य बनाया जाता है। अब प्रत्येक मध्य जिसके द्वारा बनाया जाता है उसके अनुसार ही उसके गुण कर्म होते हैं, तो इस दृष्टि से इनके यहाँ पर गुण कर्म कहे गए हैं। और आयुर्वेद में मध्य के कई भेद कहे गए हैं, जैसे सुरा वे मध्य है जो शाली और षष्टिक चावल के द्वारा बनाई जाती है। अब इसके पश्चात वारुणी कही गई। वारुणी में ताड़ और खजूर आदि पेड़ों से जो रस प्राप्त किया जाता है, उस रस में जब आसुत क्रिया करवाई जाती है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है, तो उससे जो मध्य द्रव्य बनता है उसे वारुणी कहते हैं। और इसी प्रकार आगे सुरा जो है वो इक्षु आदि द्रव्यों के रस से फर्मेंटेशन करवाकर बनाई जाती है, इसलिए इसे सुरा कहते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ आसव और अरिष्ट भी मध्य वर्ग के अंतर्गत ही कहे गए हैं। आसव और अरिष्ट ये दोनों भी आसुत क्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा भिन्नता है कि आसव बनाने वाले क्रिया में द्रव्यों को उबाला नहीं जाता, यानी यहाँ पर अग्नि का संयोग नहीं होता। उदाहरण पर हम कनक आसव जान सकते हैं, लेकिन यह हर समय निश्चित नहीं है, यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। और अरिष्ट में द्रव्यों को पहले उबाला जाता है, यानी अग्नि का संयोग किया जाता है, और उसके पश्चात जब उसमें आसुत क्रिया करवाई जाती है और उसके बाद जो द्रव्य बनता है उसे अरिष्ट कहते हैं। तो इस तरह आसव और अरिष्ट में ये भिन्नता है, लेकिन यह बहुत से अपवाद यहाँ पर कहे गए हैं। अब हम ये मध्य के एक और चीज़ को जानेंगे कि जब ये मध्य द्रव्य बनाए जाते हैं तो उसके दौरान भी उनकी जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग हैं। यानी जब एक मध्य बन गया तो उसमें भी जो सबसे ऊपर वाला द्रव भाग होगा उसे हम प्रसन्ना कहेंगे, और उससे नीचे कादम्बरी, और उससे नीचे जागल, और फिर मेदक, और सबसे जो नीचे का भाग है उसे वक्स कहेंगे। तो ये सभी भी अपने गुण अलग अलग लिए हुए हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, यानी जब हम प्रसन्ना से वक्स की तरफ जाएंगे, तो ये अपने से पूर्व से गाढ़े होते चले जाएंगे। अगर हम ये जानें कि सुरा सबसे पतला भाग है और वक्स जो है वो सबसे गाढ़ा भाग है, तो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। और उनके फिर गुण भी अलग अलग है। हालांकि जब एक ही द्रव्य से बनाया गया सुरा है, लेकिन उसमें भी इसके अनुसार अलग अलग गुण हो जाएंगे, मतलब उस मध्य के अलग अलग गुण होंगे। अगर हम ऊपर से लेते हैं तो उसका अलग गुण है, अब बीच का लेते हैं तो अलग गुण है। तो इस तरह यहाँ पर ये कहा गया है। और अब मध्य वर्ग के अंतर्गत जो गुण कहे जा रहे हैं, अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि सामान्यतः सभी मध्य स्वभाव से रस में अमल, वीर्य में उष्ण और विपाक में अमल होते हैं। और इन मध्यों में जिनका विशेष गुण होता है उनका विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार के मध्य का
सामान्य गुण कहा गया है, यानी सभी प्रकार के जो मद्य हैं वो रस में अमल है, खट्टापन लिए हुए हैं, वीर्य में उष्ण है और विपाक में भी अमल है। तो ये लगभग सभी मद्य द्रव्यों के बारे में कहा गया। और इसके पश्चात अब सुरा के गुण कहे जा रहे हैं। सुरा यानी जो षष्टिक या शाली से बनाई जाती है, कि ये कृश यानी पतले मनुष्यों के लिए और जिन लोगों का मूत्र रुक गया हो, जो व्यक्ति ग्रहणी और अर्श रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए हितकारी होता है और यह वात नाशक है। रक्त और दूध के क्षीण होने पर इसके प्रयोग से लाभ होता है। तो यहाँ सुरा के गुण ये बताए कि यह कृश यानी पतले व्यक्तियों के लिए उत्तम है और जिनका मूत्र रुक गया है, यानी यह मूत्रल है, मूत्र को लाने वाली है। और जो व्यक्ति ग्रहणी या अर्श से यानी जहाँ पर पाचन स्थान से संबंधित अगर रोग हैं तो वहाँ पर भी ये हितकारी है। और ये वात नाशक भी है, अगर वातज रोग है तो भी यह हितकारी कही गई है। और रक्त और दूध के क्षीण होने पर, यानी अगर कोई रक्तज रोग है या फिर दूध के क्षीण होने पर, यानी यहाँ पर तन्ने के बाद कहा है कि अगर बच्चे के लिए प्रसूता के से पूरा दूध नहीं मिल रहा है तो उस समय भी यह हितकारी है। यहाँ पर जो मद्य द्रव्यों के गुण कहे गए हैं उसे यहाँ उसके लिए प्रेरणा नहीं दी जा रही है कि इसका सेवन करना है, लेकिन यहाँ पर गुण तो बताए जा रहे हैं। और अगर व्यक्ति ये द्रव्य ना लेकर कोई और द्रव्य लेना चाहता है तो उसकी भी यहाँ पर विवेचना की गई है। और लेकिन यहाँ मध्य वर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले मध्य के गुण बताए जा रहे हैं और यह व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वह किन औषधियों का ग्रहण करता है। जिस प्रकार अगर यहाँ पर दूध के क्षीण होने यानी स्तन्य के कम होने के विकार को कहा गया है तो उसकी औषधि के लिए सुरा के अतिरिक्त अन्य औषधियाँ भी कही गई हैं, जैसे कि शतावर कहा गया है। अब यहाँ शतावर का प्रयोग किया जाएगा या सुरा का प्रयोग किया जाएगा तो यह व्यक्ति पर ही निर्भर करेगा कि वहाँ पर क्या प्रयोग में लाना है। तो यहाँ पर केवल इन द्रव्यों के गुण कहे गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन गुणों को जानकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके पश्चात मदिरा यानी प्रसन्ना के गुण कहे जा रहे हैं। यह सुरा से नीचे का भाग है कि यह हिचकी, दमा, प्रतिशाय, खांसी यानी ये सभी कफज रोग इनके लिए हितकारी और यह मल की रुकावट और भोजन में अरुचि, वमन और अनहा और विबंध रोगों में हितकारी होती है और यह वात नाशक है। तो इस तरह से ये मदिरा के गुण कहे। और इसके पश्चात अब जगल या जागल, ये मद्य के नीचे का गाढ़ा भाग और इससे भी एक और नीचे का भाग है, ये नीचे से दूसरा भाग है। तो इसके विषय में कहा कि यह शूल, प्रवाहिका, पेट में गुड़गड़ाहट यानी वहाँ पर वात रुकी हुई है और कफ, वात और अर्श रोग में हितकारी। यहाँ पर कफश रोगों के लिए और वातश रोगों के लिए हितकारी कहा है, लेकिन पित्तश के लिए हितकारी नहीं कहा है क्योंकि यह अमल रस वाला है, अमल विपाक वाला है, तो यह पित्त को प्रकोपित करेगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा कि कफ और वात का शमन करने वाला और यह अर्श रोग में भी हितकारी है और यह मल को बांधने वाला है। अभी हमने ये जाना कि सुरा मूत्रल है, मूत्र को लाने वाली है और प्रसन्ना मल को लाने वाला है, लेकिन जगल मल को बांधने वाला है। तो इस तरह से ये तीनों के गुण अलग अलग हो रहे हैं। और यह रुक्ष है, वीर्य में उष्ण है और शोथनाशक है, यानी अगर शरीर में किसी तरह का सूजन हुआ है तो उसको भी ये कम करेगा और यह अन्न को पचाने वाला है। तो इस तरह ये जगल के गुण कहे। अब इसके पश्चात अरिष्ट के गुण कहे जा रहे हैं। अरिष्ट तो आयुर्वेद में कई तरह के बनाए जाते हैं और औषधि में इनका प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है और ये अलग अलग द्रव्यों से बनाए जाते हैं, जैसे कि पुनर्नवा अरिष्ट, दशमूला अरिष्ट, इस तरह और भी बहुत सारे। और इसमें ये कहा कि यह शोष यानी कि सूखा रोग, इसे यक्षमा कहा सकता है
कि उसके लिए हितकारी है। और अर्श ये भी पाइल्स के लिए कहा। और गृहिणी पाचन रोग से संबंधित। पांडु रोग यानी रक्त की अल्पता, यहाँ पर इसे जॉन्डिस नहीं कहा जाएगा बल्कि इसको एनीमिया समझे। और यहाँ भोजन में अरुचि और ज्वर और कफजन्य अनेक रोगों को दूर करता है और भोजन में रुचि और अग्नि को तेज करने वाला है। तो इस तरह ये सारे गुणों को हम जानते हुए ही अरिष्ट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम तुलना अरिष्ट के किसी भी सिरप से करें तो अरिष्ट उससे कई गुना अधिक फायदेमंद है, लेकिन शर्त ये है कि वह उचित तरीके से बनाया हो, उसकी निर्माण विधि जो है वो उचित होनी चाहिए। अगर निर्माण विधि उचित होती है तभी उसमें अल्कोहल की मात्रा भी उचित रूप से होगी, लेकिन अगर वह निर्माण विधि ठीक नहीं है तो अल्कोहल की मात्रा भी अलग हो सकती है और उसका पाचन भी अलग तरह से हो सकता है। तो इसलिए आसव और अरिष्ट ये दोनों ही निर्माण विधि पर बहुत निर्भर करते हैं कि वो किस तरह से बनाए गए हैं। अब इसके पश्चात शार्कर यानी शर्करा से बनाया गया मद्य के गुण कहे गए हैं। ये मुख के लिए प्रिय, यानी ये मधुर है तो ये मुख में प्रिय होगा, अच्छा लगेगा। और यह सुखकारी नशा लाने वाला है, यानी इसके सेवन के पश्चात कुछ नशा होगा लेकिन वह सुखकारी होगा, मतलब बहुत तेज नशा नहीं होगा। और शोफ और शोष और अर्श में ये हितकारी होता है। और स्नेह और कफजन्य रोगों को दूर करने वाला, तो ये कफश रोगों के लिए हितकारी कहा। और शरीर के वर्ण के लिए भी यह हितकारी होता है, तो इस तरह इसे वर्ण के लिए भी वर्ण ने कहा है। अब अपक्व रस सीधु के गुण कहे जा रहे हैं, यानी इसमें भी जो औषधियों का द्रव्य है उसे पकाया नहीं जाता बल्कि उसमें फर्मेंटेशन करके ये सीधु बनाई जाती है। तो इसके गुण कहे कि यह आहार द्रव्य को पचाने वाला, यानी ये जठराग्नि को बढ़ाएगा। और ये विबंध को दूर करने वाला, यानी मल को लाने वाला है। और ये स्वर और वर्ण को शुद्ध करने वाला तथा लेखन कार्य करता है। और शोथ यानी सूजन और उदर रोग और अर्श के रोगियों के लिए इसे हितकारी कहा है। इसके पश्चात अब गोड़ यानी गुड़ से बने गए मद्य के गुण कहे गए हैं कि यह मल को भेदन कर निकालने वाला है और यह अपान वायु को निकालने वाला है। तो जब मल की और अपान वायु की विबंध हो, मतलब उसमें आने में रुकावट हो रही हो, तो उस समय ये गुड़ से बनाया गया मद्य हितकारी कहा गया है। और यह शरीर को तृप्त करता है, अग्नि दीपक है। और इसके गुण को कहने के पश्चात अब आगे बहेड़े के गुण कहे जा रहे हैं, यानी बहेड़े से बनाई गई मद्य के गुण कहे जा रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग औषधियों के आगे मद्य के गुण कहे जा रहे हैं। और हम पहले ही ये वाली बात जान चुके हैं कि जिस प्रकार का द्रव्य होगा उसी प्रकार के मद्य के आगे गुण होंगे, यानी मद्य के गुण द्रव्यों पर निर्भर करते हैं। तो अब यहाँ बहेड़े की मदिरा के गुण बताए कि यह पांडु रोग और वन के लिए लाभदायक है और यह अग्नि को तेज करता है। तो हम पूर्व कक्षा में बहेड़े के गुण भी जान चुके हैं, तो यहाँ मद्य के गुण कहे गए हैं। अब आगे सुरा आसव को कहा जा रहा है। सुरा आसव का मतलब कि जब आसव का निर्माण हो रहा है तो उस समय जल की जगह पर सुरा का ही प्रयोग किया जाए। तो उस दृष्टि से जब सुरा से ही संधान करके एक और द्रव्य बनाया जाएगा तो उसमें मद्य के गुण अधिक हो जाएंगे, तो उसके गुणों को यहाँ पर कहा जा रहा है। और एक और विशेष ध्यान देने वाली बात कि इस प्रकार के संधान में भी 3 भेद बताए, यानी जो सबसे ऊपर का भाग होगा उसे सुरा आसव कहा जाएगा और जो मध्य का भाग होगा उसे मध्य सुरा आसव कहा जाएगा और फिर सबसे नीचे वाले भाग को मरेय कहेंगे। और इन तीनों के भी अलग अलग गुण कहे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सुरा आसव के गुण कहा कि यह तीव्र नशा लाने वाला है, यानी यह अधिक नशा लाएगा और जल्दी लाएगा। और यह वात नाशक है और मुख के लिए प्रिय होता है। और मध्य आसव में कहा कि यह दोषों का छेदन करने वाला और तीक्ष्ण है। और मेरे यानी जो सबसे नीचे वाला है उसे मधुर कहा है और ये भारी है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर तीनों के अलग अलग गुण कहे हैं।
यानी इन तीनों के गुणों को जानकर जहाँ आवश्यकता होगी उस समय उस भेद को प्रयोग में लाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और द्रव्य भी बताए गए हैं जिनसे मद्दे बनाई जाती हैं और फिर उस मद्दे के गुण भी कहे जा रहे हैं। तो इस क्रम में यहाँ धव के फूल से बनाई गई मद्दे के गुण कहे जा रहे हैं। धव मतलब धाय के फूल। तो धाय के फूलों का प्रयोग हम अन्य आसव अरिष्ट बनाने के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल धाय के फूलों से बनाए गए मद्दे के गुणों को कहा जा रहा है। मतलब ये विशेष तौर पर धाय के फूलों से बनाई जाती है कि यह हृदय के लिए हितकारी है, रुक्ष है और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला और अग्नि को तेज करने वाला है, यानी इससे अग्नि जठराग्नि बढ़ेगी। और इसके पश्चात अब अंगूर के रस और ईख के रस से संधान किए मद्दे के गुण कहे कि यह आसव मदिक के समान गुण वाला है। माध्विक भी एक तरह की सुराही है, लेकिन उसके माध्विक के समान ये अधिक गर्म नहीं होता है। यानी अंगूर के रस या ईख के रस से बनाए गए मद्दे के गुण माध्विक से ज़्यादा गर्म नहीं कहे गए हैं, ये अधिक गर्म नहीं है। और इसके पश्चात अब मधु से बनाई गई मदिरा के गुण कहे जा रहे हैं। मधु कफ शमन करने वाला है, तो उस दृष्टि से इसके यहाँ गुण भी वैसे होंगे। तो ये कहा कि यह भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला है और अग्नि दीपक है और हृदय को बल देने वाला, बलवर्धक, और ये पित्त का अविरोधी है। और इससे पूर्व हमने जाना है कि सभी मद्दे रस में अमल है, विपाक में अमल है, इस दृष्टि से यह पित्त को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अगर हम मधु से बनाई गई मदिरा के गुण जान रहे हैं तो यह पित्त का अवरोधी है, ये पित्त को नहीं बढ़ाएगा और विबंध और कफजन्य विकारों को दूर करने वाला है, क्योंकि यह कफ शामक है। तो उस दृष्टि से इसके मद्दे भी कफ का शमन करेंगे और विबंध के लिए हितकारी होंगे। और ये लघु और वायु को अल्प मात्रा में बढ़ाने वाला है। लघु है तो ये वायु को कुछ मात्रा में बढ़ा सकता है। तो इस तरह से उसके गुण कहे हैं। अब इसके पश्चात जौ की बनी हुई मंड सहित सुरा के गुण कहे कि ये रुक्ष है, वीर्य में उष्ण है और वात और पित्त वर्धक होती है और गुरु एवं कबज करके पचने वाली होती है। तो विशेषता यहाँ पर जौ से बनाई गई मदिरा के गुण कहे हैं कि यह वात और पित्त को बढ़ाएगी और इस दृष्टि से पहले कबज भी करेगी तभी ये पचने वाली है, यानी ये मल को बांधने वाली है। और इसके पश्चात मधुलिका यानी गेहूं से बनाई गई सुरा के गुण कहे जा रहे हैं। यह कफ को बढ़ाने वाली है, क्योंकि गेहूं को मधुर रस वाला कहा जाता है, उसका विपाक भी मधुर है, तो उस दृष्टि से ये कफ को बढ़ाएगा। अब इसके पश्चात सुवीरक तथा तुषोदक इनके गुण कहे जा रहे हैं। यहाँ सुवीरक को हम कांची कहते हैं। कांची मतलब जो हम गाजर आदि से बनाते हैं, खट्टा द्रव्य है। ये दोनों ही खट्टे द्रव्य हैं, लेकिन ये जो सुवीरक है इसको कांची कहते हैं और जो तुषोदक है ये तुष सहित यव, यानी जो पहले हमने जाना वो जोंस के बीज से बनाया गया मद्दे था, लेकिन यहाँ पर जब उसका छिलका सहित उसको संधान करके बनाया जाएगा तो उसे तुषोदक कहा। तो इन दोनों के गुण ये कहे कि ये दोनों अग्नि दीपक हैं और अन्न को पचाने वाली हैं, हृदय विकार के लिए हितकारी हैं, पांडु और कृमि रोग को दूर करने वाले होते हैं और गृहिणी और अर्श रोग में हितकारी तथा मल का भेदन करने वाले हैं। तो ये पाचन संस्थान के लिए इन्हें विशेष हितकारी कहा है। तो ये हमने सुवीरक और तुषोदक के गुण जाने हैं। अब इसके पश्चात अमल कांजिक यानी धान्य अमल और आरनाल के गुण कहे जा रहे हैं। स्पर्श से यानी कपड़े आरनाल में भिगोकर ओढ़ लेने से या आरनाल से परिसेचन करने से, तो ये लोकल एप्लीकेशन की बात हो रही है। वहाँ उसको कहा कि अगर इस तरह के मद्दे से अगर हम कपड़े को भिगोकर और व्यक्ति के शरीर पर लगाते हैं तो यह दहा और ज्वर को दूर करता है और पीने से वात और कफ जन्य विकार शांत होते हैं और अगर इनका सेवन किया जाए तो ये वात और कफ जन्य विकारों को शमन करेगा और यह विबंध को दूर करता है और यह मल मूत्र को निकालने वाला और अग्नि दीपक है। तो इस प्रकार इसके गुण कहे हैं।
अब इसके पश्चात नवीन मद्य और पुराने मद्य के गुण कहे जा रहे हैं। यानी जितना पुराना मद्य होता जाता है उतना ही वह गुणकारी होता जाता है। और उनके गुणों को हम समझें तो जिस प्रकार अन्न के बारे में ये कहा जाता है कि पुराना अन्न ही खाना चाहिए, वह ही स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकारी है, उसी प्रकार यहाँ पर पुराने मद्य के भी गुण कहे जाते हैं। और अब यहाँ नवीन मद्य के गुण कहे जा रहे हैं कि यह गुरु और वात पित्त कफ को कुपित करने वाले हैं। यानी नए बने हुए मद्य पचने में मुश्किल होंगे, देर से पचेंगे, और तीनों ही दोष वात पित्त कफ को प्रकोपित करने वाले हैं, तो वह रोगों को लाने वाले होंगे। और पुराने मद्य के गुण कहें कि यह स्रोतों के शोधक, मतलब स्रोतों को शोधन करने वाले और जठराग्नि को बढ़ाने वाले, लघु हैं और भोजन में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो इस दृष्टि से पुराने मद्य को ज़्यादा हितकारी कहा है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जितने साल तक हम मद्य का स्टोरेज कर सकते हैं तो उसके बाद वो उतना ज़्यादा हितकारी होता जाता है। तो ये विशेषता है, इसके बारे में कहा है। और इसके पश्चात अब एक और विशेष बात कही जा रही है कि इन मद्यों का सेवन विधि पूर्वक होना चाहिए। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि ये मद्य का सेवन आयुर्वेद की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। किसी भी रोग के लिए कई औषधियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति जिसका सेवन करता है उसे उसके गुणों को जानना होता है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर मांस का वर्णन किया गया है, उसी दृष्टि से मदिरा का वर्णन भी किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं है, लेकिन उनके गुणों को कहा गया है। तो यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि इन्हीं पदार्थों का सेवन किया जाए, लेकिन जब भी इसका सेवन किया जाए तो वह विधि पूर्वक होना चाहिए। नहीं तो विशेषता ऐसा कहा जाता है कि अगर मद्य का सेवन अधिक किया जाता है तो इसकी लत भी लग जाती है और वह छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और विशेषता यकृत के लिए तो यह बिल्कुल जहर कही गई है। तो इसलिए अधिक मात्रा में प्रयोग न करके बल्कि इसको विधि पूर्वक ही सेवन करना चाहिए। तो ये कहा कि नियमित रूप से पिया गया मद्य आनंददायक है और तर्पक है, भय, शोक और थकावट को दूर करने वाला है। लेकिन ये सात्विक मनुष्यों के द्वारा विधि पूर्वक सेवित मद्य अमृत के समान फल देता है, और यह मद्य का अधिकार प्रारंभ करके 7वां वर्ग कहा गया है। तो विशेषता यहाँ पर इस वर्ग के यहाँ गुण कहे तो व्यक्ति को समझ से ही इनका प्रयोग करना है। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि शाक वर्ग के अंतर्गत छत्रक जाति के शाक के गुण कहे गए हैं, उसमें उसका वीर्य क्या है। यानी मशरूम, खुम्बी आदि शाक के वीर्य को बताना था। तो सही उत्तर है कि ये सभी शीत वीर्य होते हैं। हालांकि सर्द ऋतु में ही ये अधिक उपलब्ध हैं, लेकिन ये वीर्य में शीत है। तो यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो कफश रोगी हैं, जिन्हें ज़ुकाम, दमा आदि अधिक रहता है, तो उन्हें इसका प्रयोग अधिक मात्रा में न करके बल्कि विचार करके ही उसका सेवन करना चाहिए। और सही उत्तर जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि बाल्य अवस्था यानी कोमल अवस्था में जो मूली है उसके गुण क्या हैं। और मूली तो साधारणतः प्रयोग की जाने वाली है, सलाद में बहुत प्रयोग करते हैं, तो हमें इसके गुणों को भी जानना है और यही प्रश्न है। और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और अब इसके पश्चात हम अगला वर्ग यानी 8वां वर्ग जल वर्ग, जिसमें अलग अलग पानी के गुण कहे गए हैं, उसको अगली कक्षा में जानेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।